चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल में। हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र को तो हमने समाप्त कर दिया है, ख़त्म हो गया लोकतंत्र। और अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, लोकतंत्र में हमने पढ़ लिया कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र के जो प्रकार होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, अर्थात उसमें हमने देखा संसदीय शासन व्यवस्था को, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को, ये दोनों कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर थे। और उसके बाद जो हमने दूसरा देखा था वो क्या था, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध के आधार पर। वो क्या था, उसमें संघीय शासन व्यवस्था को हमने देखा, परिसंघीय शासन व्यवस्था को देखा और एकात्मक शासन व्यवस्था को देखा। हमने लोकतंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, जाना कि लोकतंत्र क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज हम शुरू करते हैं संविधान का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए शुरू करते हैं संविधान का वर्गीकरण। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि संविधान का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, 3 प्रकार से। पहला तो विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति उद्भव के आधार पर, तीसरा संशोधन के आधार पर। तो देख लेते हैं कि ये जो है विषय वस्तु के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये इसको देख लेते हैं, और संशोधन के आधार पर देख लेते हैं। इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो विषय वस्तु के आधार पर है, इसके आधार पर 2 प्रकार की होती है संविधान का वर्गीकरण, 2 प्रकार का। इसके आधार पर होता है लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान व अलिखित संविधान। लिखित संविधान तो लगभग सभी देशों में लागू है, लेकिन अलिखित संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लागू है, वह देश है ब्रिटेन। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। अलिखित संविधान एकमात्र देश है ब्रिटेन जहाँ पर अलिखित संविधान लागू है। और लिखित संविधान में हम अपना देश भी ले सकते हैं, इंडिया, USA, ETC कुछ भी ले सकते हैं। बाकी सभी देशों में लिखित संविधान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो ब्रिटेन की संविधान है अलिखित संविधान, वहाँ पर लगभग जो प्राचीन मान्यताएं होती हैं उन्हीं को संविधान के रूप में मान लिया जाता है, उन्हीं को संविधान के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया जाता है। जो प्राचीन जो प्राचीन व्यवस्था होती है, जो वहाँ जिनमें वहाँ के लोग विश्वास करते हैं, उन्हीं को संविधान के रूप में मान्यता दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला देख लेते हैं उत्पत्ति एवं उद्भव के आधार पर। तो यह भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। विकसित तो आप समझ ही रहे होंगे कि पूरी तरह से विकसित देश। और जो निर्मित संविधान है, निर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है। जो संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया जाता है वह निर्मित संविधान होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जब संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाए, संविधान सभा द्वारा किया जाए, तो उसे निर्मित संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निर्मित संविधान। हो गया उत्पत्ति एवं उद्भव के आधार पर और हो गया विषय वस्तु के आधार पर। अब देख लेते हैं संशोधन के आधार पर। तो दोस्तों संशोधन के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है आपका कठोर संविधान और दूसरा होता है लचीला संविधान। लचीला संविधान। ठीक है दोस्तों, तो कठोर संविधान क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं यहीं पर। कठोर संविधान वह होता है कि पहले तो समझ लेते हैं।
कठोर संविधान होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वह थोड़ी जटिल होती है। अर्थात अगर हम उस संविधान में कोई संशोधन करना चाहे तो हमें कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे कठोर संविधान कहते हैं। और जो लचीला संविधान है, लचीले संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, बहुत ही सरल होती है, इसलिए इसे लचीला संविधान कहते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। कठोर संविधान, जिस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है वो क्या कहलाता है? कठोर संविधान। और लचीला संविधान क्या होता है? जिस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है, उसे क्या कहा जाता है? लचीला संविधान। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया कि विषय वस्तु के आधार पर देख लिया कि संविधान का वर्गीकरण, उसके बाद उत्पत्ति एवं उद्भव के आधार पर देख लिया, उसके बाद संशोधन के आधार पर देख लिया। इन सब में हो गया आपका लिखित संविधान, अलिखित संविधान, विकसित संविधान, निर्मित संविधान और कठोर संविधान, लचीला संविधान। ये आपका लगभग 6 प्रकार के संविधान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा की भारत में संविधान सभा की मांग कब हुई थी, पहली बार कब हुआ था, अंग्रेजों द्वारा फिर स्वीकार कब किया गया था, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, लागू कब हुआ, हम सभी पहलुओं पर नज़र डालेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं संविधान सभा की मांग पहली बार कब उठी थी। संविधान सभा की मांग संविधान सभा की मांग, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान की आवश्यकता होती है देश को चलाने के लिए। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें उस देश को चलाने वाले नियमों का उल्लेख होता है। ठीक है, तो संविधान की मांग सर्वप्रथम कब उठी थी? संविधान की मांग सर्वप्रथम तिलक द्वारा 1885 में स्वराज विधेयक के तहत मांग की गई थी, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर बात आती है तो महात्मा गांधी की बात आती है। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग किया गया था। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था, यह दिलासा दिलाया था कि जो भारत की संविधान सभा होगी, जो भारत का संविधान होगा वह भारतीयों के ही अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1934 में एम.एन. राय ने मांग की थी, 1936 में कांग्रेस द्वारा मांग किया गया, लेकिन किसी में भी संविधान सभा को स्वीकार नहीं किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, लेकिन 8 अगस्त 1940 को पहली बार अंग्रेजों द्वारा स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए, भारतीय अपना संविधान सभा का निर्माण खुद कर सकते हैं। लेकिन जो 8 अगस्त 1940 को जो प्रस्ताव आया था उसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड लिनलिथगो था, उसी की लॉर्ड लिनलिथगो ने ही अगस्त प्रस्ताव को लाया था। तो इस अगस्त प्रस्ताव में उसने कहा था कि जो भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण करेंगे उसमें मुख्यतया भारतीय होंगे, मतलब मुख्यतया भारतीय, पहले शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था कि मुख्यतया भारतीय होंगे, अर्थात उसमें मुख्य रूप से भारतीय होंगे, लेकिन भारतीय के अलावा और भी लोग होंगे जो कि भारतीय नहीं चाहते थे कि हमारे संविधान में कोई अन्य दखल दे। इसलिए इस
प्रस्ताव को, जो अगस्त प्रस्ताव था, जो 8 अगस्त 1940 को आया था, इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि संविधान सभा की मांग हुई कब थी। तो दोस्तों जो संविधान सभा है, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है दोस्तों, तो जो अच्छा, कैबिनेट मिशन से पहले क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था। क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में। तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इसमें भी स्वीकार कर लिया गया कि भारतीय जो हैं वो अपने अनुसार संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन हुआ क्या था कि उन्होंने कहा था कि अच्छा, 1942 में आया था, तो 1942 के समय, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जारी था, शुरू हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप लोग अपने संविधान सभा का निर्माण कर लीजिएगा। इसलिए ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को भारतीय जवानों की आवश्यकता थी। तो वो लोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जवानों को झोंकना चाहते थे, जो भारतीयों को मंजूर नहीं थी। तो जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने संविधान सभा का लालच देकर उन्होंने सोचा कि हम भारतीय जवानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव लाया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो युद्ध है, युद्ध के बाद आप लोग संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर आखिर प्रश्न उठता है कि जो भारत की मांग थी, भारतीय संविधान सभा की मांग थी, वह कब स्वीकार की गई? यह दोस्तों जो है कि स्वीकार किया गया आपका कैबिनेट मिशन के तहत, जो 1946 में आया था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर पैथिक लॉरेंस, और इसके 2 अन्य अध्यक्ष थे। कौन कौन से थे? एक तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ही थे, और एक AB अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये 2 अन्य सदस्य थे, और सर पैथिक लॉरेंस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो जो 1946 का कैबिनेट मिशन था, इसमें संविधान सभा को पूर्णतः रूप से मान लिया गया कि अंग्रेजों द्वारा मान लिया गया कि भारतीय जो हैं वो अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ लेंगे, उतना उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले कब मांग की गई थी? 1885 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 1885 में तिलक द्वारा किसके तहत? स्वराज विधेयक के तहत। जब स्वराज विधेयक लाया गया था तिलक द्वारा, तो 1885 में ही संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर उसके बाद कब किया गया था? दूसरी बार अर्थात सबसे ज़्यादा मान्यता यही है कि 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो हमारी संविधान सभा होगी वो भारतीयों के अनुसार होगी। तो 1922 में गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1934 में MN राय द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, फिर 1936 में कांग्रेस द्वारा भी किया गया। कांग्रेस द्वारा भी किया गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 1936 तक किया गया, लेकिन यहाँ तक स्वीकार नहीं हुआ था संविधान सभा की मांग। इसके बाद आया था आपका अगस्त प्रस्ताव। कब आया था दोस्तों? 8 अगस्त 1940 को। उसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इसने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया था, जिसमें इसने कहा था कि भारतीय जो हैं वो अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, अर्थात उसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल होंगे जो हम भारतीयों को स्वीकार नहीं था। इसलिए इस प्रस्ताव को हमने अस्वीकार कर दिया।
इस प्रस्ताव को क्या किया गया? अस्वीकार। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आया क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। ठीक है। इसके बाद आया 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इसमें जो आया था, तो इसमें कहा गया था कि भारतीय जो है अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन युद्ध के बाद यह कब आया था? 1942 में। कब? 1942 में। लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? युद्ध के बाद वाला। भारतीय तभी जाते थे, लेकिन ये लोग युद्ध के बाद किए। और इनका जो मानना था, ये लालच दे रहे थे संविधान सभा के निर्माण का, इसलिए लालच दे रहे थे कि इन्हें भारतीय जवानों की आवश्यकता थी युद्ध में भेजने के लिए। ये जो ब्रिटिशर्स थे अपने जवानों को नहीं भेजना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जवानों को वहाँ पर भेजना चाहते थे, क्योंकि अगर युद्ध में कैजुअलिटी होती भी है तो भारतीय जवानों को होगी, न कि ब्रिटिश जवानों को। ठीक है। इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। कब आता है? 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इसके तहत पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया कि भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण खुद कर सकते हैं, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है। तो लिख लेते हैं। इसमें कहा गया कि भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण खुद करेंगे या खुद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कैबिनेट मिशन थी किसकी अध्यक्षता में आई थी? सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। और इसके दो और सदस्य थे। कौन कौन से थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। तो ये है कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन 1946 में आता है तो संविधान सभा का जो गठन होता है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। संविधान सभा, अब हम आगे इसके बाद देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कब होता है, कैसे होता है। तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो जाता है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं कि ये जो संविधान सभा का गठन है वह कैसे होता है और कब होता है। ठीक है दोस्तों। तो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो जाता है। संविधान सभा का गठन। अच्छा, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 389। लिख लेते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या बराबर 389। अच्छा, ये 389 संख्या आया कहाँ से? जब ये विधानसभा की सदस्य संख्या 389 है तो 389 संख्या आई कहाँ से? ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो 389 आई यहाँ से कि उस समय भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़। तो उस समय जो
कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। उस कैबिनेट मिशन के तहत कहा गया था कि जो एक व्यक्ति होगा, एक प्रतिनिधि होगा, वह 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता गया और इस प्रकार से कुल कितने सदस्य हो गए? 389। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि 389 जो सदस्य थे, उन 389 सदस्यों में क्या सभी निर्वाचित थे या फिर सभी मनोनीत थे? ये भी बात आ जाती है, तो उसको देख लेते हैं। तो सभी निर्वाचित नहीं थे, सभी मनोनीत भी नहीं थे, इसमें दोनों थे, कुछ निर्वाचित थे, कुछ मनोनीत थे। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग कि कितने निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे। तो कुल सदस्य 389। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 3 भागों में, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रांत थी, ये 389 जो सदस्य थे, तो उसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 296। तो यहाँ पर हम 292 लिखते हैं, बताते हैं 296 कैसे होगा। 292। और यहाँ पर देसी प्रांत, जो देसी प्रांत थे वो कितने सदस्य थे? 93 सदस्य। कितने? 93। और ये जो कमिश्नरी प्रांत थे, इसमें थे 4 सदस्य। तो ये जो 292 है और ये जो 4 सदस्य है, ये सभी कौन से थे? ब्रिटिशर्स थे। ये सभी ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य थे और 93 सदस्य कहाँ से थे? हमारे देसी प्रांतों से, जो देसी रियासतें थे। अच्छा, ये जो ब्रिटिश प्रांत है और देसी प्रांत है, इसको हम समझ लेते हैं। जो ब्रिटिश प्रांत है, जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ राज करने के लिए, वो सदस्य हैं 296। और जो 93 देसी प्रांत है, उसके अलावा जो यहाँ पर देसी रजवाड़े रहते थे, ये जो 93 है, ये उनकी संख्या है, जो यहाँ पर राजा महाराजा के रूप में रहते थे। देसी रजवाड़े, उन्हें देसी रजवाड़ा कहा जाता था, वही लोगों की यह 93 संख्या है। ठीक है, तो ये जो 93 है और ये जो 292 प्लस 4 96 मिलाकर कितना हो जाता है? 389 सदस्य जो संविधान सभा के लिए, जो संविधान सभा में शामिल थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि अच्छा, जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? बैठक को हम लोग देख लेते हैं। पहली बैठक हुई थी, जो संविधान सभा के गठन की शुरुआत कब हुई थी? हमने अभी बताया कि 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन होता, जो संविधान सभा था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन कर रहे थे इसकी अध्यक्षता? प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों कर रहे थे? यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है, सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थाई अध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, अर्थात 11 दिसंबर, दिख रहा है कि नहीं, 11 दिसंबर 1946 को, तब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो अंत तक अपने पद पर बने रहते हैं, अर्थात संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो तीसरी बैठक है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को।
इसकी जो तीसरी बैठक है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक। और इसी बैठक में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जिसको स्वीकार नहीं किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेहरू द्वारा क्या प्रस्ताव किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था नेहरू द्वारा, लेकिन इस डेट को 13 दिसंबर 1946 को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इसे तब स्वीकार कब किया गया? अच्छा, अस्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थे। शुरुआत में जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सिर्फ 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 207 सदस्यों ने, जबकि हमने तो बताया कि अच्छा 207 सदस्य कैसे हुए? केवल हमने बताया अभी की जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 389 थी, लेकिन शामिल कितने हुए थे? 207। ठीक है, कैसे हुए थे उसको समझ लेते हैं। उसको दिख रहा ना? हाँ, उसको ऐसे समझ लेते हैं कि उस समय जो देसी रजवाड़े थे उनकी संख्या कितनी थी? 93। मुस्लिम लीग कितनी थी? 73। अर्थात ये जो मुस्लिम लीग थी इसने जो 9 दिसंबर को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया था। और ये जो 93 देसी रजवाड़े थे उस समय तक इनका निर्धारण नहीं हुआ था कि ये किधर जाएंगे, क्योंकि उसी समय बंटवारा जो मोहम्मद अली जिन्ना भी जिद कर रहे थे अलग इस्लामिक राष्ट्र के, अलग मुस्लिम देश की। ठीक है, तो इसलिए मुस्लिम लीग भी नहीं शामिल हुई थी और देसी रजवाड़ों का तो अभी कोई निर्धारण ही नहीं हुआ था, तो ये लोग वैसे भी शामिल नहीं हुए थे। और कुछ 1-2 कारण और है जिनकी वजह से और लोग नहीं आए। और प्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्य थे। अच्छा, ये भी कभी कभी पूछता है कि जो प्रथम बैठक हुई थी, उस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कितनी महिलाएं थी? तो उसमें महिलाओं की संख्या 9 थी। लेकिन अगर पूछता है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। कुल महिलाओं की संख्या 15 है, जबकि पहली बैठक में कितने शामिल हुई थी? 9। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे? 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? जो आज का प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना का आधार है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आज की प्रस्तावना का आधार था। ठीक है, तो इस प्रस्तावना को, इस डेट को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, ये लोग शामिल नहीं थे। ये लोग इस अधिवेशन में भी शामिल नहीं थे। इसलिए ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो स्वीकार कब किया गया? इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, जो हमारा आधुनिक वर्तमान समय का प्रस्तावना का आधार है। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो संविधान सभा की बैठकें हुई थी, कितनी बैठकें हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी? 11। अक्सर सभी किताबों में 11 दिया रहता है, और अक्सर ये वास्तविकता है कि 11 बैठकें ही हुई थी। क्यों हुई थी 11 बैठकें? क्योंकि वैसे हुई तो 12 थी, संविधान सभा की बैठकें 12 थी, लेकिन अक्सर किताबों में 11 पाया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे 12 हुई थी, कैसे 11। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को, फिर ऐसे ही छठवीं 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, छठवीं। और उसके बाद जो अंतिम वाला देख लेते हैं सीधे, कि जो अंतिम था वह था 11वां कब था?
19 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। ये 19 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 11वां बैठक था। और 11 बैठक ही क्यों माना जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1949 को ही हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया था। अच्छा, लागू तो हुआ था संविधान, लेकिन आंशिक रूप से लागू था। उसमें कुछ ही अनुच्छेद लागू हुए थे। उसमें कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो 26 जनवरी 1949 का दिन है, हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये तो हो गया 11वां बैठक। 12वां बैठक कब हुआ था? इसमें ये जो 26 जनवरी 1949 है, इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 आर्टिकल्स। कितने? 15 आर्टिकल्स लागू हुए थे। सिर्फ और सिर्फ 15 आर्टिकल्स। और जो बाकी आर्टिकल्स थे कब लागू हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। तो इसी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो अगर इसको जोड़ते हैं तो कुल कितनी बैठकें हो जाती है? 12। लेकिन 11 क्यों कहते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1949 को ही हमारा कुछ संविधान लागू हो गया था। क्या? 26 जनवरी 1949 को ही कुछ संविधान के कुछ भाग लागू हो गए थे, इसीलिए 11 बैठक गिना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें तो ये जो 12वां बैठक हम बता रहे हैं 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1949 वाला जो डेट है, 26 नवंबर 1949 वाला, 26 नवंबर 1949 वाला, इस दिन को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, ये विधि दिवस किसने कहा था कि इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाना चाहिए? इसको कहा था डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने। कौन? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने बताया था कि कहा था कि इन्हीं की अनुशंसा पर 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तो लगभग समाप्त हो गया है। अच्छा, ये देख लेते हैं कि जो संविधान का निर्माण हुआ था वह कितने दिन में हुआ था, और उसके बाद उसमें जो पैसे खर्च हुए थे वह कितना खर्चा हुआ था। तो मिटा लेते हैं इसको। संविधान लागू होने में, संविधान बनाने व लागू करने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने? कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे संविधान का निर्माण करने में। और इस संविधान का निर्माण करने में जो खर्चा आई थी वो कितनी थी? 64 लाख। तो उसको भी लिख लेते हैं। संविधान निर्माण में कुल खर्च, संविधान निर्माण में कुल खर्च कितनी है? 64 लाख। कितना है? 64 लाख। तो ये समाप्त हो गया आपका। और अब हम आगे दूसरा टॉपिक लेकर के चलेंगे, नागरिकता या फिर प्रस्तावना को लेकर चलेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गई है जो मैं बताना आप लोगों को भूल गया। मैंने अभी बताया था कि कुल सदस्य 389 थे, जिनमें 292 ये भी, और ये जो 4 कमिश्नरी प्रांत के थे, कमिश्नरी प्रांत के, ठीक है। ये और ये कौन थे? ब्रिटिश प्रांत।
ये जो कमिश्नरी प्रांत है ये भी ब्रिटिश प्रांत ही थी, लेकिन इसे कमिश्नरी प्रांत क्यों कहा जाता था? जैसे इसे ब्रिटिश ये जो कमिश्नरी प्रांत है इसको हम आज के अपने जो संघ शासित प्रदेश हैं उस तरह से देख सकते हैं कि जैसे राज्य तो ही है, राज्य को मान लेते हैं ब्रिटिश प्रांत था और जो संघ शासित प्रदेश है उसे कमिश्नरी प्रांत उस समय बोला जाता था। ठीक है, तो कमिश्नरी प्रांत जो 4 थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अक्सर पीसीएस में पूछ देता है, उसका प्री में पूछ देता है कि दे देता है चारों का नाम 3 सही देता है, 1 अलग देता है, पूछ देता है कि इनमें से कौन सा कमिश्नरी प्रांत नहीं था, जो संविधान के सदस्य थे उनमें से कौन सा एक कमिश्नरी प्रांत में शामिल नहीं था। तो चारों को लिख लेते हैं। चारों, पहला कौन सा था? पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा कुर्ग, चौथा बलूचिस्तान। ठीक है, चौथा बलूचिस्तान। अच्छा, ये दिल्ली तो भारत में है, अजमेर राजस्थान में है जो अपने भारत में ही है, कुर्ग भी भारत में ही है अर्थात कर्नाटक राज्य में। ये जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान, यह बलूचिस्तान वर्तमान के पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, वर्तमान के पाकिस्तान में चला गया है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? वो BN राव थे, बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, उन्हें भी लिख लीजिए। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार कौन थे? BN राव। अक्सर ये पूछ देता है परीक्षाओं में, प्री में भी पूछ देता है, वनडे एग्जाम में भी, SSC में भी पूछ देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इन्हें तैयार रखिएगा। तो आज संविधान का वर्गीकरण समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगला टॉपिक रहेगा आपका प्रस्तावना से। उस प्रस्तावना को हम लोग एक गहन अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना को देखेंगे, उसमें जो भी कितनी बार संशोधन हुए हैं, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसमें संशोधन से लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुई थी उसको भी देखेंगे हम लोग। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर एक पहलू पर हम नज़र डालेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः दिल से धन्यवाद।